छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मेरे समक्ष बैठे सभी शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम। आज मैं गौरव एलएलबी प्रथम संस्था का छात्र आप सभी के समक्ष प्रियम्बल एंड इट्स इम्पोर्टेंस पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि संविधान से आप लोग क्या समझते हैं। संविधान केवल एक लीगल दस्तावेज ही नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा भी है। संविधान हमें बताता है व्हाट द नेशन स्टैंड्स फॉर एंड हाउ वी विश टू प्रोग्रेस एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के बारे में कहा था कि संविधान केवल एक वकील का दस्तावेज ही नहीं बल्कि यह एक जीवन का वेहिकल भी है और हमारा प्रियम्बल इस वेहिकल का स्टीयरिंग है जो इसको दिशा देता है और इसके लक्ष्य को भी निर्धारित करता है। The preamble is an introduction to the Constitution of India. It has values and philosophy based on the Constitution. Preamble से एक श्लोक है जो preamble से जुड़ा है, मैं आपसे भी सुनाना चाहूँगा। जननी जन्मभूमि preamble की प्रथम लाइन है We the people of India, जो ये बताता है कि हमारा राष्ट्र, जो ये बताता है कि हमारे राष्ट्र की शक्ति जनता के हाथ में है। प्रियम्बल से जुड़ा एक श्लोक है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गति गरीयसी। इसका अर्थ होता है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसको अगर हम प्रियम्बल के संदर्भ में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का मूल रूप और संविधान की शक्ति हम उसके प्रति, हम राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्राप्त कर सकते हैं। प्रियम्बल हमें बहुत सारे की टर्म्स देता है, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। पहली टर्म है सोवरेन। हमारा देश किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, हम पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। दूसरी टर्म है सोशलिस्ट। हमारा जो राष्ट्र है वो अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर करने का प्रयास करेगा। तीसरी टर्म है सेकुलर। सेकुलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। इसका जो अर्थ धर्म निरपेक्ष ना होकर पंथ निरपेक्ष होगा। यह गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है। हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता। जो चौथी की टर्म है प्रियम्बल की वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है रूल ऑफ द पीपल। हमारे देश में जो अंतर सत्ता लोगों के हाथ में होती है। जो पांचवी की टर्म है प्रियम्बल की वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ होता है हमारे देश का प्रमुख होता है वो हेरिडाइटरी या वंशानुगत ना होकर लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। प्रियम्बल हमें गारंटी देता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस यहाँ पर आता है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। लिबर्टी यहाँ पे आती है लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ फेथ, ऑफ बिलीफ एंड ऑफ वर्शिप। इक्वालिटी यहाँ पे आती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ पर्सन। और चौथी हमें गारंटी मिलती है फ्रेटर्निटी। अब हमें प्रियम्बल का इम्पोर्टेंस हमारे देश में क्या है। प्रियम्बल हमारे राष्ट्र के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट है। प्रियम्बल हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन होता है। प्रियम्बल जब हमारे कोर्ट्स या निचली अदालतें या हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन फेस करती है तो प्रियम्बल का सहारा लेती है। प्रियम्बल नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट आवर प्रियम्बल। प्रियम्बल की हमें रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। प्रियम्बल अंत में आपसे मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। संविधान हमारा गौरव है, सम्मान इसका करना है। लोकतंत्र की इस ज्योति को हमें पीढ़ी से पीढ़ी तक बढ़ाना है, क्योंकि संविधान तभी सुरक्षित रहता है और तभी जीवित रहता है जब देश के नागरिक जागरूक होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The Constitution demands not just a knowledge but an incisive interpretation. Our next speaker
forward to scrutinize on the topic fundamental rights and duties, a subject which requires both historical awareness and judicial foresight. For that, I would like to invite Vaishali from 5th semester to speak on this topic. A very warm good afternoon to all, honorable jury members, respected professors and the students present here. Myself Vaishali Verma, student of LLB 5th semester. आज मैं आप सभी के समक्ष अपना विषय मूल कर्तव्य व मूल अधिकारों के विषय पर बोलने आप सबके सामने आई हूँ। जैसा कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस को मनाने के लिए, जो कि हमारा 11वां संविधान दिवस है, जो कि हमने 2015 में 125वें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती से मनाना शुरू किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि कलम से जो क्रांति लिखी गई वही आज भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। उसी से हम सब, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बताया था कि जब हम अपने अधिकारों की बात करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों की बात कब करेंगे। जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर कर्तव्य भी निहित है। हमारे अधिकारों की अगर हम मांग कर रहे हैं और कर्तव्यों को भूल जाए तो फिर हमारा लोकतंत्र और कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन हम अपने कर्तव्य और हमारे पास सिर्फ कर्तव्य हो और हमारे अधिकार ना हो तो एक तरीके से हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली जाएगी। वहीं अगर कहें कि हमारा लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब नागरिक हमारे अधिकारों का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हमारे जो मूल अधिकार है वो हमको भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, जो कि हमें 6 प्रकार के दिए गए हैं, जो है समानता, स्वतंत्रता, शोषण का अधिकार, धर्म संस्कृति, शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ये 6 वह अधिकार हैं जिनसे हम अपनी सारी चीजों का निर्वहन करवा सकते हैं। अगर हमारा किसी भी प्रकार से कहीं पर भी शोषण है तो हम इन अधिकारों को लागू करके अपने प्रति जो अच्छा हो सकता है वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर अधिकारों की बात की जाए तो अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य हैं, जो कि हमको कहे जाते हैं भाग 4 आ में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 51 ए में है। जो हमारे कर्तव्य हमको ये बताते हैं कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हम कर्तव्यों का अपना पालन करेंगे। जैसे उन कर्तव्यों में जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है, राष्ट्रीय गान है, उन सारी चीजों का पालन करना है। ऐसे ही हमारे अगर हम अपने प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रेजेंटली भी हमारे बहुत सारे सोशली और इकोनॉमिकली भी कर्तव्य बनते हैं। अगर क्या हमारे संविधान में अगर वो कर्तव्य निहित ना हो तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति और अपने राष्ट्र के हित में कोई काम कर सके। वही इसीलिए कहा जाता है कि कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को अभी पालन करना होगा, तभी हम एक राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र कह सकते हैं तो हम बना सकेंगे। 6 अधिकारों की जो हमें बात कही गई है, तो अगर हम पुराने पर्सपेक्टिव से देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम देखें तो कहीं ना कहीं इन चीजों से लेकर हम सफर करते हुए आ रहे हैं। जो हमारी सफरिंग्स थी उन्हीं के बेस पर हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमको दिए गए थे कि जहाँ पर अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो लोगों को पहले ये अधिकार नहीं था कि वो बोल सके। अगर अंग्रेजों के शासन के समय में देखा जाए तो तब से अगर देखा जाए तो उनके पास जो प्रेस एक्ट आए थे और भी बहुत सारी चीजें आई थी कि वो अपनी मन की बातें कह नहीं सकते थे। अपने मन की बातें यानी हम लोग जो थे जो उनके राज में चल रहे थे तो अपनी बातें नहीं कह सकते थे। औरतों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से अनुच्छेद 21 में ये लाया गया अधिकारों के तहत कि हर एक पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 14 वर्ष की आयु तक उसकी जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी कर दी गई। ऐसे ही अगर हमारे किसी भी राइट का वायलेशन होता है, किसी भी अधिकार का हमारी वायलेशन है तो हमें संवैधानिक उपचार जो कि हमारे अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं ताकि उस याचिका के थ्रू हमारे जो भी राइट्स का वायलेशन हुआ है उन राइट्स को हम दोबारा से उनका निर्वहन कराना शुरू कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मौलिक अधिकार हमें ताकत देते हैं तो मौलिक कर्तव्य हमें चरित्र देते हैं। आइए हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपने अधिकारों का सही उपयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। धन्यवाद।
Now it's my honor to summon the next speaker, a very promising voice with clarity and depth, Mr. Anshu Kumar Singh from first semester to speak on the topic role of judiciary. Respected faculty and dear aspiring legal professionals, today on the occasion of Constitution Day, we gathered here to honor the document that shapes our republic and anchors our democracy. I would like to draw your attention on the institution which ensures that the Constitution is not merely read but lived. And as aspiring legal professionals, we will become a part of this ecosystem of justice. Our Constitution is not only a text, it is a vision of justice, liberty, equality, and fraternity. Yet, no vision survives without a dedicated custodian. Judiciary is that custodian. Judiciary stands firm whenever power strays from constitutional path and oversteps a citizen's right. One of judiciary's most important function is judicial review, through which it ensures the legislative and executive part of Constitution does not overstep their constitutional boundaries. In the case of Keshwanand Bharati versus State of Kerala, 1973, the judiciary in which the judiciary gave birth to the basic structure doctrine. In this judgment, the judiciary declared that some important constitutional principles like rule of law, separation of powers, judicial review, and fundamental rights cannot be amended. And this judgment affirmed the judiciary's power as a watcher of the Constitution. Judiciary protects the fundamental rights of citizens under Article 32 and 226, in which a citizen can directly approach the Supreme Court and High Court if his or her right is violated. This was affirmed in the transformative judgment in Menka Gandhi versus Union of India, 1978, in which the Supreme Court expanded Article 21 from a procedure established by law to a guarantee of fairness, dignity, and due process. This judgment fundamentally reshaped the relation between state and the citizen. In MC Mehta environmental case, the judiciary affirmed that development cannot override right to clean air, right to water, and environment under Article 21. Judiciary's role deeply extends in social justice as well. In the case of Vishakha versus State of Rajasthan, 1997, the Supreme Court laid down Vishakha guidelines to prevent sexual harassment of women at workplace, even before any legislation on this was made. In a recent judgment in Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017, the Supreme Court gave the concept of right to privacy. This shows the judiciary's ability to adapt constitutional principles to contemporary challenges. And I would like to conclude my speech with a poem. In every page, a promise lies. In every word, a nation's rise. We guard the Constitution's flame. Justice our creed, the law our aim. Thank you. Now I would like to invite Hina Akhtar from third semester to speak on the topic constitutional amendment and social changes. Now I would like to invite Priyanka Singh from first semester to speak on the topic fundamental rights and fundamental freedoms. Good morning, my respected faculties and my dear friends.
I am Priyanka Singh, student of LLB first semester, and I would like to share my views on the topic fundamental rights and fundamental duties, pillar of democracies. So, a constitution give a nation its identity, but responsible citizens give it its destiny. आज हम बात करने जा रहे हैं इसी आइडेंटिटी और डेस्टिनी के बीच के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ब्रिज को, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए पहले ब्रीफ में समझते हैं ये है क्या। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए ऐसे राइट्स हैं जो हमारी डिग्निफाइड लाइफ के बेसिक बट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे कि इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी इंश्योर करते हैं। साथ ही आर्टिकल 32 इन केस ऑफ वायलेशन हमें रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन से जैसा कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, वो कुछ हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो फंडामेंटल राइट्स हमारी लिबर्टी इंश्योर करते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज उसी लिबर्टी को मीनिंगफुल बनाती हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स, ये दोनों पिलर्स डेमोक्रेसीज को कैसे मजबूत बनाते हैं। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि अगर हमें बेवजह कहीं अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर कहीं भी हमारे साथ किसी भी जगह आने जाने में किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठानी भी चाहिए क्योंकि वो हमारा हक है। बट मेरा नेक्स्ट सवाल आता है कि हम राइट्स तो बहुत ध्यान से और प्राउडली मांग कर लेते हैं, बट हमारी ड्यूटीज़ का क्या? चाहे बात ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की हो, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ रखने की हो, हमारा दायित्व हो वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए, या फिर चाहे नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट हो, या तो हम वहाँ पर अपना वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भूल के देश को और उनके लोगों को पराया समझ लेते हैं और ये चीज़ फॉलो नहीं करते, या फिर हम किसी सजा के या फिर फाइन के या फिर सोसाइटल प्रेशर में आके ये फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम भूल जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज दोनों ही ऐसे डेमोक्रेसी के मजबूत पिलर हैं जिसमें से अगर एक भी कमजोर हुआ तो फिर डेमोक्रेसी उतनी मजबूत नहीं बनी रहेगी। फंडामेंटल राइट्स के बिना डेमोक्रेसी अधूरी जरूर है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बिना डेमोक्रेसी अंधी है। अब जैसे कि हमें समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र सिर्फ कागज पे लिखी हुई लाइन से नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में जीती जाती वैल्यू से बनता है। अगर हर एक इंसान अपने राइट्स का सही इस्तेमाल करे और अपनी ड्यूटीज का अपना फर्ज समझ के ठीक से पालन करे, तो इस देश को ना आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है और साथ ही हमारे 2047 के विकसित भारत के जो हमारा एम है उसमें भी अग्रसर करेगा। आखिर में मैं अपनी बात ये बोल के समाप्त करना चाहूँगी कि आज इस संविधान दिवस के मौके पे हम कुछ सीख के तो जाएंगे, साथ में कुछ ना कुछ नई बातें ज्ञान लेके जाएंगे, लेकिन साथ में हम एक नज़रिया अपना के यहाँ से निकले कि मैं ज़रूर एक आम इंसान हो सकती हूँ, लेकिन मेरा योगदान देश के लिए छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन चाहे कितनी भी छोटी हो वो एक नए बदलाव को, नए नज़रिए को इशारा करती है और देश को एक कदम आगे बढ़ाती है। थैंक यू। जय हिंद।